हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एसडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 करने वाले हैं। आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो समझ आ गई होगी। हमने उसमें अपने इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती हैं वो पढ़ी थी। अब जो ये चैप्टर है उससे थोड़ा रिलेट करता है, बट वो ये लेकिन चैप्टर तो अलग अलग है। हम आपने हमारी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 देखा होगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर था, हमारी इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी, वो कैसे स्टैग्नेंट थी, किसकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। जैसे जैसे हमारी वो मतलब पिछड़ती गई इकोनॉमी। अब जब जब हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिली हमें, फिर जो हमारे नए लीडर्स आए उन्होंने क्या करा, उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए, मतलब कुछ बदलाव लाए। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में जो जो रिफॉर्म्स आए, जो जो बदलाव हुए उस इकोनॉमी के ईयर के बीच में, वो क्या हुए। चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट, एग्रीकल्चर। इसमें जो हमारा सेक्टर होता है उसमें तीन चीज़ें मिली थी हमारी। जो हमारा सेक्टर है, फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड इंडस्ट्री, थर्ड फॉरेन ट्रेड। ये सेक्टर हमारे इनसे मिलकर बनते हैं। हम इस चैप्टर में इस भी फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म आए, सेकंड हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज में क्या रिफॉर्म आए, थर्ड पढ़ेंगे कि हम फॉरेन ट्रेड में क्या रिफॉर्म आया। ठीक है, ये हमारी तीन मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बोथ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट नॉन वाइब्रेट एंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज बैकवर्ड एज एग्जिबिटेड द फॉलोइंग फीचर्स। अब जो हमारा एग्रीकल्चर था बहुत ज़्यादा क्या था, बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, मतलब उसमें नोटेबल ग्रोथ हो रही थी। मतलब ऐसी ग्रोथ जो हमें ना होने के बराबर ना हो। अब जो ये बैकवर्ड थी हमारी और स्टैग्नेंट थी, ये नॉन वाइब्रेंट हो गई। किसकी टाइम की बात कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस की टाइम की बात कर रहे हैं, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। इट वॉज बैकवर्ड एज एग्जिबिटेड। कुछ इसके फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर्स, लो लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है, आपका आउटपुट कितना निकल के आ रहा है पर हेक्टेयर। अब लो लेवल था हमारा, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या थी, लो इन्वेस्टमेंट थी। सेकंड, स्मॉल एंड स्केटेड होल्डिंग्स फोर्सिंग रिलायंस एंड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी कॉन्सिक्वेंटली हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वहाँ पे क्या होते थे, स्मॉल एंड सेक्रेटेड होल्डिंग्स होते थे। हमने पढ़ा था कि एक ही मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही ज़मीन इधर है, दूसरी एक ही ज़मीन दूसरी कहाँ पे, उधर। तो छोटे छोटे टुकड़े थे ज़मीनों के, तो जो आपस में क्या थे, एक साथ ना होके दूसरी दूसरी जगहों पे फैले हुए थे। सब्सिस्टेंस आउटलुक ऑफ फार्मर्स टेकिंग एग्रीकल्चर रारली मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस रेदर देन द सोर्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब जो एग्रीकल्चर था, हम लोगों का वहाँ पे मेन सोर्स था क्या, अर्निंग का, एग्रीकल्चर। क्योंकि हमारी 75% ऑफ पॉपुलेशन किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। बिकॉज इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो सारा मेन अर्निंग प्रॉफिट या जितना भी अर्निंग क्या होती थी वहाँ पे लोगों के लिए, एग्रीकल्चर से होती थी। अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। फर्दर, एग्रीकल्चर वॉज स्टैग्नेंट। एग्रीकल्चर क्या था, स्टैग्नेंट था एज एग्जिबिटेड कुछ फॉलोइंग फीचर्स। It was subjected to exploitative land revenue system like zamindari system of land revenue which deprived the farmers of their ownership rights, left them with no surplus of output beyond subsistence। अब हम देखते हैं इसके कुछ और फीचर्स थे कि जो एक्सप्लॉइट लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। अब एक्सप्लॉइट लैंड सिस्टम में क्या था, जो जमींदार होते थे वो टीनेंट पे क्या करते थे, लोगों की ज़मीन ले लेते थे, उनसे काम करवाते थे, लेकिन मालिक कौन रहता था, जमींदार। काम वो करते थे सारा, प्रोडक्शन वो करते थे सारा, एंड जमींदार क्या करते थे, उनसे वसूल लेते थे, क्या, उनकी जो भी इनकम होती थी उन पर लीज लेते थे। एंड विच डिराइव द फार्मर्स और ओनरशिप राइट, जो उनका ओनरशिप राइट होता था वो भी ले लेते थे। एंड देम नो सरप्लस ऑफ आउटपुट बियॉन्ड सब्सिस्टेंस। अब उन पे ना सरप्लस बचता था ना अपने कंजम्पशन के लिए बचता था, वो क्या करते थे, सारा उनसे ले लेते थे। सेकेंड, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय वे ऑफ कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो टू मीट इंडस्ट्रियल नीड ऑफ द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जो ब्रिटिशर्स के टाइम में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करते थे, फार्मर से फोर्सली किसकी खेती करवाते थे, इंडिगो की। बिकॉज क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा देखना था कि वो अपने क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल नीड के हिसाब से देखते थे, वो इंडिगो की खेती करवाते थे, नील की। फार्मर्स को मजबूरन करना पड़ता था, क्योंकि वो क्या कहते थे,
अगर आप ये नहीं करोगे तो हम आपको कुछ नहीं करने देंगे। इसलिए उन्हें मजबूरन करना पड़ता था। और उससे क्या होता था, नील की खेती से हमारा लैंड भी ख़राब होता था, क्योंकि जहाँ पे वो एक बार नील की खेती हो जाती थी वो ज़मीन क्या हो जाती थी, अनप्रोडक्टिव हो जाती थी। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, वाइंडिंग गल्फ बिटवीन द टीलर्स ऑफ द सॉइल, ओनर्स ऑफ द सॉइल, द टीलर्स एंड नो सरप्लस इन्वेस्ट एंड द ओनर्स वेस्टेड देयर सरप्लस इन कॉन्स्पिरस कंजप्शन। अब जो गल्फ था किसके बीच में, टीलर्स के बीच में एंड ओनर्स के बीच में। टीलर ऑफ द सॉइल और ओनर ऑफ द सॉइल मतलब जो टीनेंट्स, जो वहाँ के मजदूर होते थे, उस पर लैंड पे काम करते थे, और जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, वो तो इन्वेस्टमेंट करते रहते थे अपने लैंड पे, बट जो असली में उसका वो है टीनेंट, टीनेंट क्या करता था, काम करता था हर जगह, लेकिन जो उसका ओनर होता था, रियली जमींदार होता था, जो आता था कुछ नहीं करता था, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती थी उसकी तरफ से, उस पर क्या मतलब था, बस मेरा आउटपुट दो मुझे और मेरी पैसे दो मुझे। ठीक है, इन view of this issue of backwardness, stagnation of Indian agriculture, the planners in India introduced disease reform which are broadly classified as, मतलब इन्हीं सबको देखते हुए हमारी इकोनॉमी क्या थी, कुछ बैकवर्डनेस थे एग्रीकल्चर्स में, स्टैग्नेशन थी हमारी इकोनॉमी में, किसमें, इंडियन एग्रीकल्चर में। हमारा एग्रीकल्चर क्या था, बहुत पिछड़ा हुआ था, बैकवर्ड था, स्टैग्नेशन था, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो हमारे प्लानर्स इंट्रोड्यूस क्या करा, एक सीरीज इंट्रोड्यूस करी रिफॉर्म्स की, कुछ बदलाव लाए। अब वो रिफॉर्म हमारे कैसे बदलाव लाए, जैसे पहला लैंड रिफॉर्म के रूप में, लैंड रिफॉर्म को हम क्या भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी। सेकेंड था टेक्निकल रिफॉर्म्स। ये हमारे दो क्लासीफाई करे जाते हैं रिफॉर्म्स, एक तो लैंड रिफॉर्म और टेक्निकल रिफॉर्म लाए थे हमारे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए चलते हैं सबसे पहले रिफॉर्म पे। अब सबसे पहला हमारा रिफॉर्म है लैंड रिफॉर्म, जिसे हम क्या भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एम्ड एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इंडियन एग्रीकल्चर आर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट। अब सरकार क्या चाहती थी कि जो लोगों की ज़मीन है उन्हें मिले, लोगों को सही ज़मीन उनके हिस्से में आए, सब अपने खेती कर सकें, उसके लिए वो अपने कुछ रिफॉर्म्स लाई। उसकी वजह से उन्होंने क्या लाए, लैंड रिफॉर्म। सबसे पहला एबुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, एबुलेट कर दो, किसको हटा दो, सारे जो भी इंटरमीडिएट्स हैं सारे। ठीक है, इंटरमीडिएट्स बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल पॉपुलरली नोन एज जमींदार्स वर एब्लॉइज्ड, मतलब जिसकी ज़मीन है उसे ही काम करने दो, मतलब जिसकी ज़मीन वही काम करेगा और जिसका काम वही करेगा। ठीक है, जमींदार का कोई रोल नहीं होगा वहाँ पे, अगर टीलर्स हैं तो टीलर्स की ज़मीन है तो वही काम करेंगे, इंटरमीडिएट्स जितने भी हैं सारे उनको हटा दिया गया था। ओनरशिप राइट वर गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड और टिल्ड द सॉइल, ओनरशिप का राइट किसे है, जो खेत पे मतलब जो भी उस ज़मीन पे अपना प्रोडक्शन करता है, जो भी उस पर काम करता है। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव, इससे गवर्नमेंट क्या कर, कौन से दो ऑब्जेक्टिव अपने पूरे करने चाहती थी। फर्स्ट, स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कल्टिवेटर्स बाय द जमींदार्स, और जमींदार्स के द्वारा जो एक्सप्लॉइट होते थे कल्टिवेटर, जो वो टीलर्स होते थे, क्या करते, टीलर्स हो गए, टीनेंट्स हो गए या किसान हो गए, जो जमींदार उन पे फोर्स करते थे, वो सब क्या करना चाहते थे, एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। गिव इंसेंटिव टू द कल्टिवेटर टू मेक इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड इट्स ओनर, और वो क्या करना चाहते थे, उनकी कुछ मदद करना चाहते थे फाइनेंशियली, इंसेंटिव देके कुछ कल्टिवेटर्स को, क्यों, अपनी वो इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपने लैंड को अच्छा कर सकें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें, और जो उनके ओनर्स हैं वो उस पर काम कर सकें अच्छे से और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है वो जानते हैं अब। विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्वलिटी in the distribution of land, ceiling were imposed on the size. It implies fixation of the maximum size of cultivated land than at individual or a family cut down. Land ceiling aims at reducing the concentration of land owners, say fewer hands. First point का मतलब क्या था कि अब जो हमारे लैंड्स होते थे, एक हम क्या करेंगे, लोगों को, किसानों को इक्विटी देने का मतलब इक्वल करने के लिए उन्हें बराबर की ज़मीन दे देंगे। उनसे क्या होगा, उस पर इक्वल राइट्स होंगे, इक्वलिटी बनेगी सब में, और अपना सब बराबर प्रोडक्शन कर सकेंगे। उनका साइज़ निर्धारित कर देंगे और फिक्सेशन कर देंगे एक मैक्सिमम साइज़ कल्टीवेटर लैंड के लिए, इंडिविजुअल और फैमिली के लिए। अगर एक इंडिविजुअल है तो वो इतनी ज़मीन कैप्चर कर सकता है और उस पर अपना प्रोडक्शन कर सकता है, और फैमिली का साइज़ जैसे बड़ा है तो उतना बड़ा उसे लैंड भी दे देंगे, उस पर प्रोडक्टिविटी कर देंगे।
नेक्स्ट क्या आता है, लैंड सीलिंग का एम क्या आता है, रिड्यूस करे कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनर्स से इन फ्यूवर हैंड्स। अब वो क्या करना चाहते थे इससे, लैंड सीलिंग की वजह से, कि सारी ज़मीन एक हाथ में ना रहे, जितने भी हमारे किसान हैं सबको मिल सके। ऐसा ना रहो कि एक किसान है 10 किसान है तो उन पे एक ही ज़मीन है, वो किस पे सारी एक किसान पर है, ऐसा नहीं, वो एक ज़मीन किस पे होनी चाहिए, 10 किसानों पे होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। आपने एक टॉपिक पढ़ा था हमने पिछला, स्मॉल एंड स्कैरेटेड होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये एरिया एक, आप एक मान लो एक्स की एक ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है, इसी की एक ज़मीन यहाँ पे है, वाई है, वाई की ज़मीन कहाँ पे है, यहाँ पे, एक्स की ज़मीन कहाँ पे है दूसरी, सॉरी वाई की ज़मीन कहाँ पे है दूसरी, यहाँ पे। इससे क्या होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती थी। जैसे एक्स है, अब यहाँ पे तो अपना इसने खेती कर दी, लेकिन सेकंड वो कहाँ पे कर रहा है, उधर जाके, इससे क्या होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता था। ऐसे वाई भी कहाँ जाएगा, ऐसे। अब ये सब हटाने के लिए लोग, सरकार क्या लाई कि अगर वाई की ज़मीन यहाँ पे है तो इसे एक्स को दे दो, अगर जो वाई की ज़मीन, वो एक्स की ज़मीन यहाँ पे है, उसको किसे दे दो, वाई को। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे इतनी ज़मीन यहाँ पे मिल जाएगी, इसे इतनी ज़मीन यहाँ मिल जाएगी, तो उसे ना उधर जाना पड़ेगा ना इधर आना पड़ेगा, ऐसे तो अपनी सारा प्रोडक्शन क्या कर पाएंगे कि एक ही जगह पे। उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी इनकी। चलिए इसे देखते हैं। विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, वैसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग फॉर एक्सीलरेटेड हाई प्रायोरिटी। कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड, अलॉट कर देते हैं लैंड किसको, फार्मर को, एट वन प्लेस ऑफ होल्डिंग्स हियर एंड देयर। It saved the cost and for cultivation by 2004 more than 1,633 lakh hectares of land was brought under consolidation of holdings। इसमें क्या बताया गया है, 2004 में 1,633 हेक्टेयर्स जो लैंड था किसके अंदर आया, सारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के अंदर। इसी से पता चलता है हमारे कितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई थी, कितने ज़्यादा हमारा लैंड फैला हुआ था आपस में। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेगुलेशन ऑफ लैंड। अब रेगुलेशन ऑफ लैंड समझते हैं ये क्या होता है। अब रेगुलेशन ऑफ लैंड का मीन्स ये था कि जो ज़मींदार होते थे वो क्या करते थे, उनसे पैसे लेते थे, अपने लीज के लेते थे कि आप इस पर काम करो तो हम इसके आपसे पैसे लेंगे। अब इन्होंने, सरकार ने क्या करा, हम वो निर्धारित कर दिया कि वो कितने पैसे ले सकते हैं। उन्होंने ये करा, एक क्रॉप जो वहाँ पे क्रॉप उग रही है उसका 1/3 जो वैल्यू है, मनी वैल्यू, उसने ही वो क्या ले सकते हैं, उनसे रेंट ले सकते हैं। टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इनलीगल एक्सटोर्शन फ्रॉम द कल्टिवेशन, हटाने के लिए रेंट वी आर रेगुलेटेड, रेगुलेट कर दिया कि जनरली 1/0 to 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, वैल्यू ऑफ क्रॉप के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्या, रेंट। इसलिए रेगुलेशन ऑफ रेंट लाया गया सरकार के द्वारा कि जो हमारे वो ज़मींदार होते हैं वो क्या कर सकें, अपनी मनमानी ना कर सकें कि हम कितना भी रेंट ले सकते हैं। फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ। अब फिफ्थ में हमसे क्या बोला है, कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग। कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग का मतलब क्या होता है, अब सरकार कहती थी आप इंडिविजुअल ना करो, आप क्या करो, अपने आप को इकट्ठा करो, कई सारे फार्मर्स आओ, एक साथ क्या करो, फार्मिंग करो या अपना कल्टीवेट करो, एक ही साथ जाके बेचो। मतलब आप अगर एक साथ अपनी ज़मीन मिला के एक साथ काम करोगे, आपका प्रोडक्शन ऑफ लेवल बढ़ेगा एंड आप बाहर जाओगे कहीं भी उसे बेचने, सेल करने, तो आपको उसके ज़्यादा प्राइस मिलेंगे क्योंकि आप एक साथ बल्क में ले जा रहे हो। कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग वॉज प्रमोटेड टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। जो कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग है वो क्या प्रमोट करती है, बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल फार्मर्स की। जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या कर पाएंगे, बार्गेनिंग कर पाएंगे, बाहर जाएंगे तो वो क्या कह पाएंगे कि अब हम पे इतना सारा माल है तो हमें इसके ज़्यादा पैसे चाहिए। कलेक्टिवली वो क्या करेंगे, कलेक्टिवली फार्मर्स कुड बाय इनपुट्स एट अ लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट अ हाइगर प्राइस। अब वो क्या कर सकते हैं, जब वो कलेक्टिवली कुछ इनपुट खरीदेंगे, कुछ भी हमारा मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, अगर वो इकट्ठा करके खरीदेंगे एक साथ तो क्या होंगे, उन्हें कम दामों में मिलेगा। अब वो जब इकट्ठा होके अपना आउटपुट बेचेंगे
तो क्या होगा, हाइगर प्राइस पे बिकेगा। ठीक है, ये इससे क्या होता था हमारी कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग से, जो हमने पढ़ा कि जो लोअर प्राइस में बिकेगा, फिर जब वो उनका आउटपुट आएगा वो हाइगर प्राइस पे बिकेगा अगर वो कलेक्ट हो जाए एक साथ। नेक्स्ट क्या आता है हमारा पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब क्या होने लगा, पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन होने लगा, मतलब कुछ लोग मानते नहीं थे जो लैंड रिफॉर्म्स आ गए। जैसे डिस्पाइट द नॉर्मल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म का, कुछ एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव ही तो था लैंड रिफॉर्म्स का कि एफर्ट्स वर ओनली पार्शियली इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। और जो एफर्ट्स हो रहे हैं हमारी इम्प्लीमेंट हो सकें पूरी कंट्री पे। ठीक है, इनके जो एफर्ट्स थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स को क्या करना चाहते थे, खाली कंट्री में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे अच्छे तरीके से। बट these were effectively introduced only the state of West Bengal and Kerala. In most other parts of the country, land reforms were only propagated are not effectively implemented. This is what because of two reasons. अब जो हमारा लैंड रिफॉर्म था सबसे ज़्यादा कहाँ पे अच्छा चल पाया, एक तो वेस्ट बंगाल में एंड केरल में। यहाँ पे वो अच्छे से तो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन कुछ अदर स्टेट्स थी वहाँ पे क्या हुआ, प्रोपेगेटेड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ। उसके कुछ कारण था, वो रीजंस देखते हैं वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सबसे पहला हमारे रीज़न क्या है, ये पेपर में पूछे भी जाते हैं कि जमींदार्स इन मोस्ट केसेस मैनेज टू इविक्ट द टेनेंट्स टू शो देमसेल्फ एज अ कल्टिवेटर एंड लेजिमेट ओनर्स ऑफ द सॉइल। सबसे पहले रीज़न में हमें ये बताया गया है कि जो जमींदार्स होते थे वो क्या करते थे, टेनेंट को क्या करते थे, निकाल देते थे एंड अपने आप को किसकी तरह दिखाते थे, एक कल्टीवेटर की तरह, कि वो हम उसी खेत पे हम ही काम करते हैं। जब वो अपने आप को ये दिखा देते थे तो वो क्या कर ले जाते थे, ओनर्स ऑफ द सॉइल, तो उन्हें क्या मिल जाता था, उनका लैंड मिल जाता था एंड फिर वो बाद में क्या कर लेते थे, टेनेंट्स को रख के उनसे काम करवाते थे। नेक्स्ट क्या है हमारा, द लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन कोर्ट्स विच प्रोवाइडेड द लैंडलॉर्ड्स इनफ टाइम टू इवेट द सीलिंग्स एक्ट। दे मैनेज टू रजिस्टर देयर सरप्लस लैंड इन नेम ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव्स। सेकंड में उन्होंने और ज़्यादा चालाकी दिखाई, वो तब सीधा लेजिस्लेटिव कोर्ट या जितने भी हमारे सीलिंग को एक्ट है उन्हें क्या देने लग गए, चुनौती देने लगे उन्हें। ठीक है, एंड जो लैंडलॉर्ड्स से वो क्या करते थे, अपना जो सरप्लस लैंड होता था, अब सीलिंग एक्ट में क्या कहा गया था कि जो सरप्लस लैंड होता है वो तो उनसे छीन लिया जाएगा। सरकार क्या करेगी, उन सरप्लस लैंड को छीन के जो लैंडलॉर्ड्स होते, मतलब जो छोटे किसान होते थे, फार्मर्स होते थे, उन्हें दे देती थी अपने पास से। अब जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ज़्यादा चालाक होकर क्या करने लगे, जो उनका सरप्लस लैंड था वो अपने जो स्मॉल रिलेटिव, उनके क्लोज रिलेटिव्स होते थे, उन्हें क्या करती थी, उनके नाम कर देती थी। तो वो उनका लैंड भी उनके पास ही रहता था और उन्हें देना भी नहीं पड़ता था किसी को। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म था वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमने रिफॉर्म पढ़ा था हमारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, मतलब टेक्निकल रिफॉर्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब टेक्निकली हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हमारे टेक्निकल रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था, HYV सीड्स का। ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया इकोनॉमी या एग्रीकल्चर जिसमें भी आप माने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही थी। दी प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वॉज टैकल्ड बाई वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब जो हमारी लो प्रोडक्टिविटी थी उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन आ गया, टेक्निकल रिफॉर्म से उसका आंसर मिला कि दिस रिफॉर्म्स हैव इवॉल्व्ड अराउंड HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब जो ये सारा क्या है हमारा रिफॉर्म है, किसके अराउंड घूमेगा, पूरा HYV सीड्स के पास, जिसे हम क्या भी कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। यूज ऑफ HYV सीड्स अलॉन्ग विद केमिकल फर्टिलाइजर्स। आप HYV सीड्स किसके साथ यूज़ करते हो, अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ, इंसेक्टिसाइड्स के साथ, जो किसको राइज देते हैं, सब्सटेंशियल राइस को। लेवल ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, अब सब्सटेंशियल राइस बढ़ रहा है हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट का, तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। द राइज इन आउटपुट वॉज सिग्निफिकेंट, इट वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जैसे जैसे हमारे एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ रहा था उससे हमारे इसके मतलब एक प्रोसेस को क्या बोल दिया उन्होंने, ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारी कंट्री में क्या आ चुका था उस टाइम, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब द टर्म ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या आता है, रिफर्स टू क्रॉप, ये क्रॉप्स को कहा जाता है। ग्रीन का मीन्स क्रॉप, रेवोल्यूशन का मीन्स क्या कहा जाता था, स्पर्ट। स्पर्ट मतलब सिग्निफिकेंट राइज टुगेदर, दिस टर्म्स इम्प्लाई अ स्पर्ट इन अ क्रॉप प्रोडक्शन। इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन ईयर 1967 to 68। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म में हमने पढ़ा ग्रीन्स को किसा कहा जाता है, क्रॉप रेवोल्यूशन को स्पर्ट। स्पर्ट मीन्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, ठीक है, एक साथ मिलके। इन द ईयर, अब हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन था ये कब होने लगा था हमारे यहाँ, 1967 से 1968।
In the year 1967-68 itself, food grain production increased to nearly 25%. इस ईयर में क्या होने लगा था, हमारा 25% से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ चुका था. इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. ये ग्रेन्स नहीं गेन्स है, GRAINS ग्रेन्स. ठीक है. अब इंडिया फर्स्ट टाइम अपने आप में क्या होने लगा था, सेल्फ सफिशिएंट. सेल्फ सफिशिएंट मीन्स अपने आप पे अब उस पर इतना फूड था कि वो सरप्लस भी यूज़ कर सकता है एंड उस पर अपने कंजप्शन के लिए भी फूड है. अब बात करते हैं हमारे एलिमेंट्स क्या हैं किसके, HYV टेक्नोलॉजी के. HYV टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स. इसके क्या है, 4 मतलब मेनली प्रिंसिपल्स हैं. देखते हैं सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसका, यूज ऑफ HYV सीड्स. सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल इसका है HYV सीड्स. Since 1965, high-yielding variety seeds started replacing the conventional varieties. HYV seeds gained popularly for wheat, bajra, maize, jowar, cotton, particular. It is seed which lead to a substantial rise in agriculture output. अब जो हमारे HYV सीड्स से वो किसको रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारे नॉर्मल सीड्स होते थे एग्रीकल्चर में, वो रिप्लेस करके क्या आ रहे थे, HYV सीड्स आ रहे थे. जिससे क्या हो रहा था, हमारा एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, आउटपुट ज़्यादा बढ़ रहा था, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही थी. ज़्यादातर किस गेन में पॉपुलर थे वो देखते हैं. वीट में था, बाजरा में था, मेज, ज्वार, कॉटन, ये इनमें क्या था, बहुत ज़्यादा फेमस था क्या, HYV सीड्स. ठीक है. सेकेंड मेन इसका प्रिंसिपल क्या है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ HYV सीड रिक्वायर द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. एज द यूज़ ऑफ HYV इंक्रीज सो डिड द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. अब अगर आप क्या करते हो, HYV सीड्स के यूज़ करते हो, तो आपको किसका भी यूज़ करना पड़ेगा साथ में, फर्टिलाइजर्स का. अगर आपका HYV सीड्स का इंक्रीज़ होगा प्रोडक्शन, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इससे क्या होगा, आपके HYV सीड्स का यूज़ करने का इंक्रीज बढ़ेगा क्या, आउटपुट. अब उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा HYV सीड यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या भी यूज़ करोगे, फर्टिलाइजर्स भी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. अब आप फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर रहे हो, HYV सीड्स भी यूज़ कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है. अब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे क्या होगा, धीरे धीरे अब कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी आने स्टार्ट हो जाते हैं. अब उन्हें हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं. अब हमारा प्रोडक्शन तो ज़्यादा है तो हमारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी ज़्यादा यूज़ होगा. अलॉन्ग विथ फर्टिलाइजर्स के साथ अब वो भी यूज़ होंगे. द यूज़ ऑफ HYV अलॉन्ग रिक्वायर द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीजेस. आपको अपनी डिजीज और पेस्ट से बचाने के लिए क्या, क्रॉप को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें भी यूज़ करना पड़ेगा. For crop protection integrated pest management program was adopted along with the adoption of HYV technology. इसमें होता क्या है, जैसे अब आप HYV टेक्नोलॉजी तो लिया है, अब इसमें पेस्टिसाइड भी यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ होते हैं. हमने इन्हें क्या करा, मर्ज कर दिया. अब हमें इन दोनों की जरूरत है. हम धीरे धीरे करके कुछ हम अपने प्लान्स लाए, हमने क्या चलाए, हमने कुछ प्रोग्राम्स चलाए. उसमें हमने क्या करा, इंसेक्टिसाइड्स को भी जोड़ा, पेस्टिसाइड्स को भी जोड़ा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हम आगे पढ़ने वाले उन्हें भी जोड़ेंगे. नेक्स्ट हमने इसमें HYV टेक्नोलॉजी को मर्ज कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़. अब हमने क्या करा, एक्सपेंड कर दिया अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को. इसका एक मेन रीज़न था, क्यों, क्योंकि HYV जो सीड्स होते थे ना, एज़ कंपेरिजन टू नॉर्मल सीड्स देखा जाए, उसमें क्या होता है, उन्हें कम इरीगेटेड मतलब कम पानी चाहिए होता है. इन सीड्स को क्या चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए होता है. HYV सीड्स नीड टू बी डीपली इरीगेटेड. इन्हें क्या चाहिए, इन्हें डीपली इरीगेटेड रहना होता है. टू कोप विद इन नीड सेवरल मेजर एंड माइनर इंडिकेशन प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब हमने कुछ माइनर मेजर अपने क्या चलाए, प्रोग्राम चलाए, किसके लिए, इरीगेशन सिस्टम के लिए. हमने फार्मर्स को इरीगेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया बिकॉज क्योंकि अब HYV टेक्नोलॉजी को क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए था. इट इज़ अ सिग्निफिकेंट दैट वाइल इन 1951 barely 70% of land was under permanent means of irrigation. It is increased to nearly 45% during the plan period. अब हमारा इरीगेशन जो हमारे प्रोग्राम था उससे पहले जो हमारा लैंड था क्या था, वो 17% ही जो लैंड था परमानेंट वो इरीगेशन सिस्टम से फुलफिल था. उसके बाद जैसे जैसे हमने प्रोग्राम चलाए, ये टेक्नोलॉजी है, इस रिफॉर्म में क्या हुआ, अब हमारा ड्यूरिंग द प्लान पीरियड 45% ऐसा परमानेंट लैंड है जिसपे इरीगेशन फैसिलिटीज़ है. आई होप आपको ये समझ आए होंगे 4 पॉइंट्स. ये इसके क्या थे, 4 प्रिंसिपल्स थे. नेक्स्ट हम चलते हैं. अब
टू डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के दो फेज थे, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। इन ग्रीन रेवोल्यूशन के दो फेजेस में हुआ क्या था, जैसे फर्स्ट फेज में ये जब इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी, उसमें फार्मर्स जो होते थे, रिचर फार्मर होते थे, वही खरीद पाते थे, बिकॉज क्योंकि HYV टेक्नोलॉजी के जो सीड्स होते थे क्या होते थे, हाई प्राइसेस होते थे, जो इनपुट होते थे न्यू टेक्नोलॉजी वाले क्या होते थे, हाई प्राइसेस। एंड सेकंड में क्या होने लगा, जो गवर्नमेंट थी उनकी मदद के लिए उन्होंने लोन प्रोवाइड करा, एंड फार्मर्स को क्या होते थे, आउटपुट या जो भी होता था इनपुट अपने न्यू टेक्नोलॉजी के वो खरीद पाते थे, HYV टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर पाए थे फार्मर्स। उसके वजह से क्या चला, ये हमारा सेकंड फेज था। अब इन्हें हम एक बार रीड करते हैं, ये कब की बात है, फेज 1 मिड 60s-70s के बीच की बात है। ड्यूरिंग दिस फेज स्लोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज रेस्ट्रिक्टेड आर्गली टू वीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज है, मतलब जो हमारा स्लोप है इसका रेस्ट्रिक्ट कर दिया था हमारे वीट और राइस के लिए, मतलब ज़्यादातर वीट और राइस ही उगा पाते थे। ग्रोइंग रीजन्स कौन से थे हमारे कंट्री में, डीज इंक्लूडेड द स्टेट ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब इनमें क्या होता था स्टेट्स में, ये जो 3 स्टेट्स हैं इनमें ज़्यादातर वीट हो गया, एंड क्या था हमारा नेक्स्ट, हमारे राइस ग्रो होता था ज़्यादातर। दिस इज बिकॉज द HYV सीड्स रिक्वायर रेगुलर सप्लाई वाटर इन एडिशन टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इज करेक्ट प्रपोर्शन। अब हमें इसमें ये मतलब जो 3 स्टेट्स थी ये क्यों यूज़ कर पाती थी इन सारी टेक्नोलॉजीज को, बिकॉज HYV सीड्स को क्या चाहिए था, रेगुलर वाटर चाहिए था, रेगुलर फर्टिलाइजर्स चाहिए था, रेगुलर पेस्टिसाइड्स चाहिए थे, एक करेक्ट प्रपोर्शन में वो यूज़ कर पाते थे इसलिए। In the first phase, only the farmers who had financial resource to purchase their airport were able to reap the benefits. Therefore, the revolutionaries restricted affluent areas of the country. मतलब अब जो रिचर फार्मर्स थे जिन पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते थे किसको, इनपुट खरीदने के लिए, जो हमारे न्यू टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स हैं HYV सीड्स हो गए, बस वो यूज़ कर पाते थे HYV टेक्नोलॉजी एंड अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाते थे। अब सरकार ने ये देखा कि ऐसा तो गलत है, अब एक सेकंड फेज़ आया। सेकंड फेज़ में देखते हैं क्या हुआ, ये कब की बात है, मिड 70s और मिड 80s की, कि ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकम वाइड स्प्रेड। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था, बहुत ज़्यादा फैलने लगा था हमारे पूरे देश में। कवरिंग मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री हैड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। अब हमारे यहाँ नंबर ऑफ क्रॉप्स भी बढ़ चुकी थी HYV सीड्स के लिए कि आप ज़्यादातर क्रॉप्स उगा सकते हैं। ड्यूरिंग सेकंड फेज में क्या हुआ, द गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू द स्मॉल फार्मर्स एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट एंड सब्सिडीज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ये करा कि अब जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें स्मॉल लोन देने लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लोन दिया किस पे, लो इंटरेस्ट पे। उसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स होते थे क्या कर पाते थे, इनपुट खरीद पाते थे, उन्हें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने का एप्लीकेबल मिल जाता था। मेकिंग द मॉडर्न इनपुट एक्सेसिबल टू स्मॉल फार्मर, जो एक्सेसिबल कर पाए मेकिंग मॉडर्न इनपुट्स को। एज अ रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन कवर द स्मॉल लैंड होल्डर्स एज वेल। अब ग्रीन रेवोल्यूशन कौन इस्तेमाल कर पा रहा था, स्मॉल फार्मर्स थे, जो हमारे लैंड होल्डर्स थे वो। दिस इट इज ओइंग टू इंटरवेंशन by the government that the benefits of the green revolution occur to the small farmers as well। अब सरकार ने इसमें दखल अंदाजी करी ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्मॉल फार्मर्स को फ़ायदा हुआ, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इनकम बढ़ी, वेल्थ बढ़ी। एंड ये फेज़ में हमारा फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराया गया था, मेन ये था जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल कर सके। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हमें बेनिफिट्स क्या हो, इसके हमारे एडवांटेजेस क्या थे। गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट सबसे पहले क्या है, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी का मीन्स क्या होता है, इसमें यह देखा गया कि जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी वो 3 टाइम्स मोर टाइम्स इंक्रीज होने लगी। स्पर्ट का मीन्स ये होता है कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इंक्रीज ज़्यादा होना। There has been a substantial jump in crop productivity to illustrate। अब हमारी जो substantial jump देखने को मिली हमें, मतलब बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिली किसमें, क्रॉप प्रोडक्टिविटी में। एक इलस्ट्रेट करते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट वॉज एस्टिमेटेड एट 3464 kg पर हेक्टेयर इन 2021। मतलब 2021 में हमारी क्या थी, वीट की प्रोडक्शन 3464 kg पर हेक्टेयर। अब कंपेयर करें कब, 1951 में तो क्या था, 660 kg पर हेक्टेयर। अब आप ऑब्वियसली आप देख पा रहे होगे कि कितना ज़्यादा चेंज आया, यही आपको चेंज देखना था। नेक्स्ट
स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी हैज लीड टू अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंडियन एग्रीकल्चर का भी क्या होने लगा, स्ट्रक्चरल शिफ्ट होने लगा, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगा। दिस हैज मार्क द एंड ऑफ अ लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब हमें क्या देखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, बहुत समय से ब्रिटिश समय मतलब ड्यूरिंग दी इंडिपेंडेंस भी हमें क्या देखने को मिला, बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन देखने को मिली, किसको, पिछड़ापन हो गया एग्रीकल्चर में। अब ये ऐसा समय था कि मतलब बहुत समय के बाद कि ये सब बंद हो गया, स्टैग्नेशन ये सब हमने छोड़ दिया पीछे। अब हम किसको तरफ बढ़ गए, इंक्रीजिंग, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज होने लगा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा। सेकंड, सब्सिस्टेंशियल राइज इन एक्रीज एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब इसमें HYV टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब HYV टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होने लगा, टाइम कम लगने लगा। जैसे हम बोते थे उन्हें, फिर हम क्या करते थे, हार्वेस्ट करते थे दोबारा, उस समय को उसने बहुत कम कर दिया। उसकी वजह से साल में वो क्या करने पड़े, जो 1 साल का टाइम लगता था वो 6 महीने में पूरा हो जाता था। उसकी वजह से वो 1 साल में भी डबल क्रॉपिंग कर सकते थे, मतलब 1 मंथ में या 6 मंथ में ये क्रॉप उगा ली, इस 6 मंथ में ये क्रॉप उगा ली। उसकी वजह से क्या हुआ, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी थी। अकॉर्डिंगली देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ एलिमिनेटेड द नीड ऑफ फैलोइंग, अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज़ बिकमिंग पॉसिबल। उसकी वजह से क्या होने लगा, डबल क्रॉपिंग पॉसिबल होने लगी। दिस हैज लीड टू अ सब्सटेंशियल राइज इन ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन। उसकी वजह से सब्सटेंशियल राइज बढ़ने लगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने लगी, किसमें, अंडर कल्टीवेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब जो हमारा देश था उसमें सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग होती थी पहले क्या होता था, सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग में हम इतना ही प्रोड्यूस करते थे जो हमारे सेल्फ कंजम्पशन के लिए फुलफिल है। अब लेकिन अब तो हम सरप्लस यूज़ करते थे या सरप्लस प्रोडक्ट करते थे। अब हम किस में आ चुके थे, कमर्शियल फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग मीन्स अब हम पे इतना तो है कि हम अपने कंजप्शन के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम पे इतनी प्रोडक्टिविटी है कि हम अब इसे मार्केट में जाके बेच भी सकते हैं। देखते हैं, आज सब्सिस्टेंशियल राइजिंग आउटपुट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। दिस इज प्रोमोटेड टू फार्मर टू ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपको इतना सरप्लस मिल चुका था मार्केटेबल कि आप मार्केट में भी जाके उसे बेच सकते हो। उसमें क्या होने लगा, उसकी वजह से आपको ये, अगर आप पे ज़्यादा आ रहा है तो उससे क्या दिखेगा, आपकी डेवलपमेंट दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी। उसकी वजह से शिफ्ट हम किस में करने लगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग में आ चुके थे। अब हमारे देश में किस नाम से जाना जाता था, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं हम अब ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्या हमारा, चेंज इन फार्मर आउटलुक। अब फार्मर का आउटलुक भी बदल चुका था। जैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ कॉज्ड अ चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। Farming is no longer viewed as a source of subsistence. It is considered as a commercial venture as well. अब फार्मर्स का आउटपुट कैसा होने लगा, उनका आउटलुक ऐसा बन गया कि अब हम सब्सटेंशियल फार्मिंग नहीं, कमर्शियल फार्मिंग करेंगे। क्यों, अब हम मार्केट में भी जाके बेचेंगे, अपना तो यूज़ करेंगे, अब मार्केट के लिए भी जाके करेंगे। अब वो क्या बन चुके थे, अब एग्रीकल्चर में कमर्शियल वेंचर बन चुके थे। नेक्स्ट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक्स। अब हम पे क्या होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने लगी हम पे। अब ज़्यादा गेन होगा तो हम क्या बना पाएंगे, अपने पास स्टॉक रख पाएंगे। बफर स्टॉक का मीन्स ये होता है कि आप पे अब इतना है कि आप उसे बचा के भी रख रहे हैं। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे जैसे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, टू सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। स्पर्ट इन प्रोडक्शन लीड टू अ फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब हम पे इतना फूड ग्रेन आ चुका था कि ये उससे वजह से मार्केट प्राइस क्या हो रहे थे, उसके कम हो रहे थे। क्योंकि अब हमें जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिलने लगेगी उसका क्या होगी, डिमांड कम होने लगेगी। अब डिमांड कम होगी तो क्या होगा, प्राइस भी उसके क्या होंगे, गिरेंगे, फॉल होंगे। अकॉर्डिंगली इवन पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कुड कंफर्टेबली फुलफिल देयर सब्सिस्टेंस नीड। बिकॉज अब जो हमारी पुअर फैमिली या पुअर फार्मर्स होते थे वो भी अब क्या करते थे, नॉर्मली अपनी सब्सटेंशियल फार्मिंग या सब्सटेंशियल नीड अपनी पूरी कर पा रहे थे, मतलब अपने कंजप्शन तक तो कर पा रहे थे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज सो सब्सटेंशियली दैट इज अनेबल द गवर्नमेंट कीप बफर स्टॉक्स। दिस स्टॉक्स आर यूज्ड टू मीट डिमांड ड्यूरिंग लीन सीजन फॉर फार्मर सप्लाईज। अब ये क्या करने लगे, अब इन्होंने इतना मतलब प्रोडक्टिविटी बना ली थी कि अब गवर्नमेंट ने क्या करा, बफर स्टॉक बना लिया। मतलब अब ये कब यूज़ करेंगे, अगर कभी आपदा आती है, किसी भी सीज़न में फसल ख़राब हो जाती है, हम उसमें क्या करेंगे, इसकी फ्लो करेंगे, किसका, जो हमारा स्टॉक इकट्ठा हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ते हैं,
कुछ इसका डिसएडवांटेजेस भी थे। लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेगुलेशन क्या है अब देखते हैं। सबसे पहला लिमिटेड क्रॉप्स। अब लिमिटेड क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, लिमिटेड क्रॉप्स में HYV सीड्स जो होते थे ना, उसमें क्या होता था, हमें लिमिटेड चॉइस थी कि आप इसमें पर्टिकुलर यही सीड उगा सकते हो या यही उगा सकते हो। जैसे रेगुलेशनरी राइज इन आउटपुट ड्यू टू ग्रीन रेगुलेशन, हमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशनरी राइज देखने को मिला। वॉज कन्फाइंड मेनली प्रोडक्शन ऑफ फूड गेन्स व्हीट एंड राइस, हम मेनली क्या उगा पाते थे, सिर्फ व्हीट एंड राइस। देर हैज़ बीन नो सिमिलर राइज इन प्रोडक्शन पल्सेस कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट कॉटन टी एक्सेट्रा, हम ये तो कर नहीं पाते थे जो हमारी कमर्शियल क्रॉप हैं। सेकंड अनइवन स्प्रेड, अनइवन स्प्रेड था, मतलब कि ग्रीन रेगुलेशन की वजह से या HYV सीड जो टेक्नोलॉजी है कभी कहीं पे है कहीं पे नहीं है। आपके देश में कुछ पार्ट्स हैं जिसमें बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो रहा है। स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेगुलेशन वॉज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन्स, मतलब हर स्टेट में या हर रीजन में क्या नहीं था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था किसका, ग्रीन रेगुलेशन का। इट स्टेट जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इट इज़ अ मेड अ रिमार्केबल इम्पैक्ट, इन्होंने क्या दिया, रिमार्केबल इम्पैक्ट दिया। बट जो हमारा ईस्टर्न यूपी था, बिहार था, मध्य प्रदेश था, ओडिशा था, इन्होंने इम्पैक्ट क्या दिया, रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट, इन पे कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा हमें, इन्होंने बहुत ज़्यादा कम दिखा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इनकी ग्रीन रेगुलेशन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया अच्छे से। थर्ड क्या हमारा, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। दी बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हमारी अब बल्क ऑफ जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो कैसी है, स्मॉल एंड, मतलब क्या है हमारी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मतलब छोटे। दी गेन्स ऑफ ग्रीन रेगुलेशन eluded these farmers because HYV technology required expensive input which were beyond the reach of marginal farmers। अब ये ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी पॉज से बहुत बाहर होते थे क्या, HYV सीड्स या HYV टेक्नोलॉजी, बिकॉज क्योंकि वो क्या होते थे, बहुत हाई प्राइजेस होते थे उसके। However, rich farming population happened to own the bulk of farming area in India, which is why the result of green revolution were found to be impressive in terms of overall rise in output। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हमें इतना अच्छा क्यों दिखता था, बिकॉज क्योंकि जो हमारा रिचर फार्मर है वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा कवर करके रखता था अपना लैंड और उस पर क्या यूज़ करता था, HYV टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारी इकोनॉमिक डिवाइड हुआ, जैसे डिस्पाइट एड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी inputs, HYV technology remained beyond the reach of most marginal holders. Consequently, the gulf between the rich and poor tended swell over time। इससे क्या होने लगा, हमारी इकोनॉमी में पुअर का अलग बन गया और सेक्शन, रिच का अलग बन गया। पुअर को कैसे हम देखने लगे कि वो HYV टेक्नोलॉजी या ये जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं यूज़ नहीं कर पा रही, मतलब ये पुअर फार्मर है, और जो यूज़ कर पा रहे हैं रिचर हैं। ये हमारी इकोनॉमी में डिवाइड कर दिया रिचर को और पुअर को, इसकी वजह से हुआ। अब ये हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म का लास्ट टॉपिक है, इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमें एग्रीकल्चर में सब्सिडीज़ मिलती थी, अब ये ज़रूरी, इस पर विवाद होते थे, अब ये सही है नहीं है। वर्चुअ और वाइस, मतलब इसके पक्ष में बातें भी हैं, कुछ इसके अपक्ष में भी हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ और वाइस देखते हैं, उसके पक्ष में कौन सी बातें हैं। Those who donors farming subsidies as a vice make the following observation, कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, जैसे ह्यूज बर्डन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस, उन पे क्या आने लगा, गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ने लगा, इनके मतलब ये पक्ष में नहीं है बातें। इट इज़ आर्ग्यू दैट वंस द यूजफुल अडॉप्टेड वाइडली सब्सिडीज शुड बी फेड दे पुट अ ह्यूज बर्डन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। अब वो क्या कहते थे कि ये बहुत फालतू का खर्चा है, आप क्यों दे रहे हो, ये गवर्नमेंट पे क्या बढ़ा रहा है, हमारी बर्डन बढ़ा रहा है फाइनेंशियली। मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स, इससे कुछ क्या नहीं होते थे, द सब्सिडाइज नॉट ओनली बेनिफिट्स द फार्मर बट ऑल्सो द इम्पोर्ट इंडस्ट्री लाइक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अमंग फार्मर। द बेनिफिट्स ऑफ सब्सिडी आर ऑलमोस्ट रैपिड बाय दोज प्रायोरिटीज रीजन सिंस दे टारगेट बेनिफिशियरी लेफ्ट बिहाइंड देयर इज नो रिटर्नेबल कंटिन्यूइंग विद द सब्सिडीज। अब वो क्या कहते थे, आप फार्मर्स तो सब्सिडीज दे रहे हो, लेकिन उसकी वजह से किसको भी फ़ायदा हो रहा है, जो ने क्या देते हैं, केमिकल्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, या टेक्नोलॉजी यूज़ करने का परमिट देते हैं, या जो ये इन्हें सेल करते हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। वेस्टफुल कंजप्शन सब्सिडी डू नॉट अलाउ मार्केट प्राइस डिक्टेट द सप्लाई ऑफ गुड्स अवेलेबिलिटी सप्लाइड एट लो प्राइस लीड्स टू वेस्टफुल कंजप्शन। अब वेस्टफुल कंजप्शन इन्हें क्यों कहा जाता था, क्योंकि उससे मार्केट प्राइस का पता नहीं चलता था कि फ्लो ऑफ गुड्स कितना हो रहा है। अगर देखा जाए सप्लाई जो अगर लो प्राइस पे करोगे उसकी वजह से क्या होगा, वेस्टफुल कंजप्शन होगा, क्योंकि हमें तो प्राइस तो पता ही नहीं चल रहा, आप तो लो प्राइस पे दे रहे हो। अब एग्रीकल्चर की सब्सिडीज अब वर्चुअल उसके पक्ष में देखी जाए,
The proponent subsidies believe that since agriculture is risky business in India, subsidies are needed. अब हमारे क्या माना जाता था कि जो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, उसमें सब्सिडीज़ की क्या बहुत ज़्यादा नीड है. It is argued that a large number of farmers are poor and do not have sufficient means of purchase the required input. अब ये देखा गया है हमारे इंडिया में जो फार्मर्स है स्मॉल और जो मार्जिनल हो गए, उन पे इतना पैसा नहीं है, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो HYV टेक्नोलॉजी है, ये मॉडर्न इनपुट्स खरीद सकें. हैंस द नीड फॉर सब्सिडीज़, इसलिए उन्हें क्या ज़रूरत है, सब्सिडीज़ की ज़रूरत है. The proponents of farming subsidies further argue that if subsidies are eliminated, अब एक आर्ग्यू और हो कि अगर ये सब्सिडीज़ हटा दी जाती हैं, दी इनइक्वालिटी बिटवीन द रिचर एंड पुअर फार्मर विल एक्सपैंड. उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, मतलब पक्षपात बढ़ जाएगा कि आप क्या करोगे, पुअर को अलग कर दोगे और रिच को अलग कर दोगे. बिकॉज वाइल द रिच कैन रीप द बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इससे क्या होगा, जो न्यू और जो हमारे रिचर फार्मर्स हैं वो क्या कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उन्हें उनका यूज़ कर पाएंगे. द पुअर कैन नॉट, अब पुअर को वो मतलब कर तो सकता है लेकिन उस पर फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, वो नहीं कर पाएगा. ब्रीफली वी कैन से द नीड ऑफ हावर इज़ नॉट लोअर सब्सिडीज़. हमें किसकी ज़रूरत है, लोअर सब्सिडीज़ की ज़रूरत है, बट टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ सब्सिडी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इंटेंडेड बेनिफिशरीज. अब हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बेनिफिट्स सब्सिडीज़ के मिलने हैं, अब ये बेनिफिट्स किसको ही मिले, जिनको इसकी सच में ज़रूरत है. अगर हम अपने ओपिनियन से देखें, सच में हमें किसकी ज़रूरत है, सब्सिडीज़ की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, बिकॉज हमारा मेजर पॉपुलेशन किसकी है, एग्रीकल्चर में रिलेट करती है. अब देखा जाए हमारी कंट्री में कि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कम तो कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर ही करता है, लेकिन जो हमारी मेन पॉपुलेशन एंगेज है किसमें, ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन किसका है, हमारी पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में. इसलिए हमें किसकी ज़रूरत है, भी सब्सिडीज़ की ज़रूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में. आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी. अब जो हमारे इसका बाकी का चैप्टर, जैसे अब इसमें टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं एंड हमारे जो इंडस्ट्री रिफॉर्म है, ट्रेड रिफॉर्म हो गया, हम उसे अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. ऐसी और मोर वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे HD क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें. हम बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय. भैया रोक दे.